हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीएसटी की जो ऑफिशियल पेपर कंडक्ट हुई थी उसका टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें हम लोग सिर्फ इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स का, और देखेंगे कि हमारे मार्क्स कितने आते हैं। क्योंकि हम एसएससी जीएसटी की तैयारी करते हैं, इसलिए ये पेपर आज के आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मेरा चैनल है मैथ्यू, इसको आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है मैथ्यू, इसमें हम वीडियोस बनाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। आप लोग चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टेक्स्ट बुक के पेज पर, जहाँ पर हम लोग टेस्ट को देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि एसएससी जीएसटी ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपका हिंदी का, 100 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी का, और टाइमिंग दिया है 120 मिनट। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंग्लिश की जो पेपर है, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर, और देखेंगे कितने मार्क्स हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आप इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट यहाँ पर जो है कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करना है, जो हम लोग लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू। स्टार्ट टेस्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट मतलब कम होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बढ़ाना। यहाँ पर देखिए, एगिटेट, प्लेकेट, एप्टेट और सीडेट। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग हमें अंदाज़ा हो रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एगिटेट। तो हम लोग ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए पैराजम्बल आ गया। पैराजम्बल को बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द रेफ्यूजीज डैश टू अस फॉर हेल्प। रिफ्यूजीज डैश टू अस फॉर हेल्प। तो रेफ्यूजीज़ के बारे में कुछ बोला गया है, और इन सारे सेंटेंस को आप जब इंग्लिश पेपर पढ़िएगा तब आपके दिमाग में बैठेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर क्या सुटेबल वर्ड है, और आपका वोकैब पावर भी तेज होना चाहिए। तो द रेफ्यूजीज अपीज टू अस फॉर हेल्प, डिजायर्ड टू अस फॉर हेल्प, डिमांडेड, डिमांडेड तो नहीं हो सकता है। अपील्ड, ये हो सकता है, अपील याचना की। डिज़ायर भी नहीं होगा, इच्छा उनका नहीं हो सकता। अपीज्ड, ये भी नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 को क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट। यहाँ फिर अगेन पैराजम्बल आ गया, इसको स्किप करते हैं, बाद में सॉल्व किया जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस का हम 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें वॉइस को अच्छी तरह से डिटेल में बताया है कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इट शुड बी, यहाँ पर वर्ब क्या है? मॉडल है, उसके बाद बी है, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या आना चाहिए? मॉडल। यहाँ पर इज आ गया गलत, इज आ गया गलत। यहाँ पर इट शुड बी अंडरस्टूड बाय पीपल दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विन। इट शुड बी अंडरस्टूड बाय पीपल। देखिए, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस का हम लोगों को एक्टिव वॉइस बनाना है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, पीपल नीड, यहाँ पर नीड आ गया, गलत हो गया। ये शुड, ये यहाँ पर शुड आया, हो सकता है। ये हैव गलत हो गया, ये कैन गलत हो गया। तो ये जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड को क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट। अगेन सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है? पैडी विल हैव बीन सोन बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन्स। यहाँ पर देखिए विल हैव दिया है, बिन, विल हैव बीन दिया है। एक्टिव वॉइस में
बिल होना चाहिए। यहाँ पर बिल भी आ गया जो कि गलत होगा। वुड आ गया गलत। विल हैव ये होगा, देखिए यहाँ पर विल। जब भी एक्टिव वॉइस में विल हैव रहता है तो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, विल हैव बीन बनता है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए दिया है सेंटेंस, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्क्वेलर। देखिए पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, जब आपको जो जो क्वेश्चन आ रहा है जल्द से जल्द उनको सॉल्व कर लीजिए, और बाद में जिन क्वेश्चन पर डाउट है उसको आराम से सोच समझ कर सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट लग रहा है, इसका मीनिंग हम लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं है, इसलिए इसको बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पैराजम्बल, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, select the sentence which has a grammatical error in the given sentence. If there is no error, select no error. One of my friends have a house in Shimla. देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पर है, जब भी वन ऑफ रहता है उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन रहता है वो तो पुल्लर आता है, लेकिन जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना है, कौन से पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पर वर्ब क्या होगा, हैज़ होगा। तो ये हम लोग कौन सा पार्ट क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। अगेन पैराजम्बल आ गया, इसको बाद में, जितने भी पैराजम्बल आ रहे हैं उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर कैन आया है, हाउ कैन यू लाइट अ फायर इफ यू हैव नो मैचेस। हाउ कैन यू लाइट अ फायर इफ यू हैव नो मैचेस। यहाँ पर दो दो सेंटेंस दिया है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हाउ इज अ फायर बीइंग lit इफ यू हैव नो मैचेस। देखिए सेकेंड सेंटेंस का हम लोग को वॉइस नहीं बनाना है, हम लोग को फर्स्ट सेंटेंस जो है इसी का वॉइस बनाना है, चेंज करना है। तो कैन में क्या बताए थे, कैन भी आना चाहिए, रॉन्ग हो गया। हैज़ रॉन्ग हो गया, विल रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए यहीं पर कैन भी दिया गया है, तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगेन पैराजम्बल, इसको बाद में करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बोथ द पार्टीज विल बी बेनिफिटेड बाय दिस डील इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा वर्ड भराएगा जिससे ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन परफेक्ट हो जाए। देखिए क्या भर सकते हैं यहाँ पर, बोथ द पार्टीज विल बी बेनिफिटेड बाय दिस डील इन द लॉन्ग रन। तो बोथ द पार्टीज विल बी म्यूचुअली बेनिफिटेड, एग्रीएबली बेनिफिटेड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखिए क्रमिक रूप से दोनों पार्टी जो है उनको क्रमिक रूप से लाभ मिला है। तो रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमिक रूप से, इसका अर्थ निकल के आता है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन का ये सही हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर से एरर वाला क्वेश्चन आ गया। इट इज़ हर knowledge of computers that interest me. It is her knowledge of computer that interests me. यहाँ पर देखिए it is her knowledge of computer that her knowledge of computer that interest me. यहाँ पर ये जो बोला गया है that के बाद हम लोग का जो आता है उसको क्या बोलते हैं, that से पहले जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसी के आधार पर यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे जो ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके आगे पर उसी के अनुसार वर्ब फिट होता है। तो यहाँ पर देखिए हर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, हर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। और सिंगुलर नाउन के लिए
हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, जो कि यहाँ पर ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि इट इज़ हर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट इंटरेस्ट्स मी। तो यहाँ पर एस मिसिंग है, इसलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 9 मिनट बीत चुके हैं। Substitute the underlined segment with the most appropriate option. If no substitution is required, select no substitution. Question है, 8 African cheetahs are freely to reach Kuno, Palper National Park on 17th September. अगेन पढ़ते हैं, 8 अफ्रीकन चीताज, 8 है इसलिए पुलर भरवा गया आर, फ्रीली टू रीच कुनो पाल्पर नेशनल पार्क ऑन 17 सितंबर। यहाँ पर कुछ बोला गया है, मतलब 8 अफ्रीकन चीताज आर फ्रीली टू रीच एग्जैक्टली हो सकता है या लाइकली हो सकता है। मतलब भारत में तो चीता की कमी है और चीता विदेश से लाए जा रहे हैं, मतलब ये काम निश्चित ही तौर पे होने वाली है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली 8 अफ्रीकन चीताज आर एग्जैक्टली टू रीच कोनो पॉपुलर नेशनल पार्क ऑन 17 सितंबर। तो हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आर एग्जैक्टली। देखिए नरेशन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमने नरेशन का वीडियो नहीं बनाया है, इसके बाद हम नरेशन का वीडियो बनाने ही वाले थे, तो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद हम आप सभी को नरेशन का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आप सभी से के साथ नरेशन को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर नरेशन का क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मदर सेड टू शिवानी, डोंट बी नर्वस, यू विल बी ऑल राइट। मदर सेड टू शिवानी, डोंट बी नर्वस, यू विल बी ऑल राइट। ये भी देखिए, यहाँ पर ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू का क्या बदलता है, सेड टू का या तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड, फॉरबिडेड, प्रोहिबिटेड, इन सारे वाक्यों में बदलता है। तो यहाँ पर मदर जो है शिवानी से कर रही है, तो एक माँ अपनी बेटी से ऑर्डर ही करेगी, तो यहाँ पर टोल्ड आ गया गलत, आस्क्ड आ गया, ये शायद हो सकता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड भी हो सकता है, टोल्ड आ गया गलत, और वांट ये भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा काम शिवानी कर रही है जिससे उसकी माँ उस काम को करने के लिए रोक रही है, तो वांट भी हो सकता है। यह सेंटेंस पढ़कर देखते हैं क्या बोल रही है उसकी माँ। मदर सेड टू शिवानी, डोंट बी नर्वस, यू विल बी ऑल राइट। तो यहाँ पर वांट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसकी माँ उसे आग्रह कर रही है कि तुम नर्वस ना हो, तुम ठीक हो जाओगे। और नरेशन के पार्ट में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं जिससे एलिमिनेट होता है, वो भी हम सिखाएंगे। यहाँ पर विल का वुड होता है, तो देखिए यहाँ पर वुड दिया गया है और इसमें विल था, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। इसमें वुड था, ये तो गलत हो गया है। और पहले वाले सेंटेंस में क्या दिया है, विल दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो विल के सहारा से ही हमने सॉल्व कर लिया, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ये और ये। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोग का सही हो जाएगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड, have I acted wisely? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड, सेड का आस्क्ड में बदलता है और इन्वर्टेड कॉमा का इफ़ या वेदर में बदलता है। तो देखिए आस्क्ड इफ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए दैट आ गया। हमने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का इफ़ या वेदर में बदलता है, दैट नहीं आता। दैट आता है WH क्वेश्चंस में, सॉरी WH क्वेश्चन में ना ही दैट भी नहीं आता है और इफ वेदर भी नहीं आता है। WH क्वेश्चन में
WH वर्ड ही सामने आते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया हम लोगों का। उसके बाद आई जो है यहाँ पर हैव है, और हैव किस में बदलता है? नरेशन के केस में तीनों प्रेजेंट तीनों पास्ट में बदलते हैं, तीनों प्रेजेंट तीनों पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। हैव किस में आता है? हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा मतलब हैड आएगा। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग या वर्ब टू हो गया। यहाँ पर सिर्फ दिया गया है पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड आता है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। He wished he listened to his mother's advice. He wished he listened to his mother's advice. He wished उसने इच्छा जाहिर की कि वह उसके माँ की एडवाइस को सुनेगी, सॉरी सुनेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ही विश्ड में कोई सा रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ही विश्ड के बाद देखिए यहाँ पर बीच में कुछ आना चाहिए, ही विश्ड दैट, उसने इच्छा की कि वह उसके माँ के एडवाइस को सुनेगा। तो यहाँ पर विश्ड के बाद दैट आना चाहिए। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, ही विश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, select the most appropriate option to fill in the blank. Select the most appropriate option to fill in the blank. Before going on a trip, I always prepare an of things I would need there. देखिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो जानते हैं, एन का प्रयोग होता है कौन जिसके साथ वॉवेल साउंड हो, और ए का प्रयोग होता है जिसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड हो। तो यहाँ पर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ई से स्टार्ट हो रहा है, प्रपोजल प्रपोजल प से स्टार्ट हो रहा है जो कि गलत हो जाएगा। इटाइनरी और शेड्यूल, शेड्यूल तो स से और इटाइनरी ई से, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन सी हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिफोर गोइंग ऑन ट्रिप आई ऑलवेज प्रिपेयर एन इटाइनरी। इटाइनरी का मतलब होता है ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे घूमने को ही इटाइनरी कहा जाता है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ थिंग्स, मतलब इन्वेंट्री मतलब साज सामान जो उसे क्या होता है उसके ट्रिप में मदद करेगी, ट्रिप में उसे जो जो सामानों की ज़रूरत होगी वो उसका इन्वेंट्री बनाता है, उसका एक दस्तावेज बनाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेम करना, ब्लेम मतलब क्या होता है? ब्लेम मतलब आरोप लगाना होता है। कंप्लेन का मतलब वही हो गया, तो रॉन्ग। कम्प्लीमेंट प्रशंसा करना ये हो सकता है शायद। क्रिटिसाइज आलोचना करना ये नहीं होगा। कंडेम, कंडेम मतलब आलोचना करना ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, आई हैव ऑफन सीन हर डैश हर क्लासमेट ओवर स्मॉल इशूज। आई हैव ऑफन सीन हर डैश हर क्लासमेट्स ओवर स्मॉल इशूज। यहाँ पर किसी चीज़ की बात की गई है कि मैं उसे हमेशा देखता हूँ किसी चीज़ के प्रति। तो चलिए क्या वो देखता है उसे पढ़ते हैं। पिकिंग एंड क्वारलिंग विथ, टेकिंग टाइम आउट, पिकिंग हर वे टू, और टेकिंग स्टॉक ऑफ। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंत में, आई हैव ऑफन सीन हर पिकिंग अ क्वारल विथ हर क्लासमेट्स ओवर स्मॉल इश्यू। तो पहला ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट दिखाई दे रहा है। ये फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी कैसे होती है? इन सब की तैयारी एक अनुभव से प्राप्त होती है। जब आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे और नोवेल वगैरह वगैरह, इंग्लिश समाचार, इंग्लिश वेब सीरीज़ देखिएगा, तब आपको एक समझ में आ जाएगी, एक
आपका ज्ञान विकसित होगा कि इन सब जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बीच बीच में क्या फिल होता है। तो हमारे अनुसार इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन करेक्ट सूट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जेएसटी के प्रीलिम्स के एग्जामों में, इसलिए आप इस चैप्टर को जरूर से ज़रूर पढ़ें। और मैंने वॉइस का जो वीडियो चैप्टर करा चुके हैं आपके साथ, अगर आप देखना चाहें तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग, यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसके साथ वर्ब में एस होता है, क्योंकि यू के साथ प्लूरल फॉर्म आता है वर्ब का, इसलिए यहाँ पर ऑलवेज के साथ वर्ब में एस नहीं लेगा। जब भी वर्ब में एस या डू या डज रहता है तो हम पैसिव वॉइस में क्या चेक करते हैं, पैसिव वॉइस में चेक करते हैं आपका इज, एम, आर और वर्ब 3। यहाँ पर एम हो सकता है, हैव रॉन्ग हो गया, एम हो सकता है, आर हो सकता है। चूँकि मी है तो ये सब्जेक्ट में आएगा तो आई होगा, आई के साथ एम, यहाँ पर यू, ये भी रॉन्ग हो गया। आई के साथ एम, यहाँ पर बीइंग, बीइंग तो होगा नहीं, हम बोले इज, एम, आर और वर्ब 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इज, एम, आर के साथ कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट आया है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस दिया है, ही विल से आई एम रेडी फॉर स्कूल। देखिए जब भी इस वाले पार्ट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इज वर्ब में एस और फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल होता है, तब इस वाले पार्ट में जो टेंस रहता है उसका चेंज हम लोग नहीं करते हैं, ओनली सब्जेक्ट पर्सन्स का चेंज करते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो ही विल से का ही विल से ही हो जाएगा, यहाँ पर सेज आ गया गलत, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सेड आ गया गलत, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पर वाज कैसे आ गया, हमने बोला कि उसके टेंस का चेंज हम लोग नहीं करते हैं, मतलब ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आएगी, और चूंकि यहाँ पर एम है, एम से इज हो गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, यहाँ पर हम लोग ने टेंस का कोई बदलाव नहीं किया। तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नंबर 24 क्वेश्चन देखिए, टाइम बहुत बीत गई है, कितना 22 मिनट बीत चुके हैं, हम लोग 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे 100 क्वेश्चन करने में तो संभावना नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। अब सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वॉइस। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस, यहाँ पर बिल्ड दिया है, बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट होता है, मतलब यहाँ पर भरू टू दिया, जब भी भरू टू दिया रहता है तो क्या चेक करते हैं, वाज वेयर, हैज़ आ गया गलत, वाज हो सकता है, वाज के साथ विंग आ गया गलत, हैड गलत, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या सेलेक्ट करना है हम लोगों को, हम लोगों को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करने को कहा गया है, तो कोई बात नहीं, चलिए सेलेक्ट करते हैं। माया आस्क्ड साक्षी इफ शी वाज एंजॉइंग हर स्टे इन पेरिस। देखिए जब भी इफ आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो देखिए आस्क्ड के स्थान पर सेड टू होगा, सेड टू चारों में है, ठीक है। शी वाज एंजॉइंग हर स्टे इन पेरिस, यहाँ पर वाज और एंजॉइंग दिया है, मतलब क्या दिया है,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म में वो बदल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर आता है एंजॉइंग, सही है। डिड नहीं आता है, रॉन्ग। हैव नहीं आता है, रॉन्ग। वाज नहीं आता है, रॉन्ग। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ब। इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है घटना। इंसिडेंट मतलब घटना होता है कोई, जिसे इवेंट भी कहते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन हैज मोर एंड लेस टाइम। मॉडर्न मैन हैज मोर amenities, elevations, renovations, faculties। मॉडर्न मैन के पास क्या है, रिनोवेशंस हैं, एलिवेशंस है, ऊंचाइयाँ है, मतलब प्रसिद्धियाँ है, एमिनिटीज़ है या फैकल्टीज़ है। तो मॉडर्न मैन ने सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी को विकसित कर रखा है, तो उसके बाद सभी प्रकार की फैकल्टीज़ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट with the most appropriate option. If no substitution is required, select no substitution. India's rice exports rised sharply in the last quarter। यहाँ पर देखिए, India's rice exports rised sharply in the last quarter। देखिए, राइस के डायरेक्ट बाद जो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में होता है राइज, रोज, राइजन, उठना। और एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है रेज, रेज्ड, रेज्ड। और यहाँ पर वर्ब टू की ज़रूरत है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हमेशा वर्ब टू आता है। तो देखिए, राइज, रोज, राइजन, ये तो हमारा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर हम लोगों को एक इंट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत होती है। और सेकेंड फॉर्म उसका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है राइज, सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। तो यहाँ पर राइज ना होकर रोज होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आई रीड अ नॉवल, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है। सेलेक्ट द सेगमेंट विच हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर। आई रीड अ नॉवल बाई सिडनी शेल्डन विद इन माई इलनेस। आई रीड अ नॉवल बाई सिडनी शेल्डन विद इन माई इलनेस। तो आई रीड अ नॉवल, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं दिखाई दे रहा है। बाई सिडनी शेल्डन विद इन माई इलनेस। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको बाद में करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। इसी प्रकार एग्जाम में भी आप स्किप करते रहिएगा जो क्वेश्चन आपको ना आए। ज़रूरी नहीं है कि आपका 100 में 100 सही होना चाहिए। ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन अदर लड़के सही कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर जो क्वेश्चन सारे लड़के सही कर रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन की जो उम्मीद है, चांस है, वो दूर दूर तक समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, विच हैज़ ग्रामेटिकल एरर, ये भी एरर का सेंटेंस है। वी आर गोइंग फॉर अ स्विम इन द गंगा इफ़ यू लाइक इट और नॉट। वी आर गोइंग फॉर अ स्विम इन द गंगा, हम लोग वी आर गोइंग फॉर अ स्विम, फॉर अ स्विम इन द गंगा इफ़ यू लाइक इट और नॉट। देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा है और 4 के बाद और स्विम बोला है। स्विम, स्विम क्या होता है, स्विम जो कि भर्व होता है। और भर्व, देखिए प्रीपोजिशन के जब बाद भी भर्व आता है तो भर्व हमेशा जीरन के रूप में होता है। जीरन का अर्थ है भर्व के साथ आईएनजी लगाकर लिखना।
और यहाँ पर हमने भर्व के साथ ए लगा दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। भर्व के बाद जब प्रीपोजिशन के बाद जब भी भर्व आएगा तो वो जीरंड रूप में रहता है। और स्विम, स्विम को जीरंड में बदलने के लिए उसमें आईएनजी लगा देंगे, मतलब स्विमिंग। वी आर गोइंग फॉर स्विमिंग इन गंगा इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्विम वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, इसी में एरर है। 31 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब मित्रवत होता है, फ्रेंडली। ग्रेटफुल हो सकता है ग्रॉस। ग्रेगेरियस मतलब सामाजिक। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची होता है। देखिए ग्रोस का मतलब हम लोगों को नहीं पता है, यहीं पर दुविधा। अगर 3 शब्दों का मतलब आपको पता हो तो चौथा ऑलरेडी करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2 का पता है, एक ग्रेगेरियस सामाजिक, और एक ग्रीडी। यहाँ पर ग्रेटफुल मतलब क्या होता है, ग्रेटफुल मतलब दयावान भी हो सकता है, और ग्रोस का अर्थ नहीं पता है। ग्रोस मतलब मित्रवत जैसा कुछ हो सके। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2-3 वर्ड ऐसा ही सिमिलर रहता है, मतलब 2-3 का अर्थ सिमिलर रहता है, तो उसमें से जो सुटेबल होता है वही क्लिक करते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट जो रटा रटाया वो आ गया। हाँ, 10 में से 2 क्वेश्चन रटा रटाया डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपको मतलब एलिमिनेट करना पड़ता है, जो सुटेबल मीनिंग हो वही क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग ऑप्शन 1 को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पैसिव वॉइस। अगेन पैसिव वॉइस, शी इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी। भर्व टू दिया है तो वाज देखना है, हैव गलत, एम गलत, एम गलत। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए वॉइस और नरेशन के कितने सवाल आ रहे हैं। यही 2 चैप्टर है जो आपकी रैंकिंग बना सकती है अगर सारे क्वेश्चंस इनके सही हो गए तो। She said to us, I am hungry, let's eat something. उसने मुझसे कहा कि मैं भूखा हूँ, चलो कुछ खाते हैं। She said to us, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, इसलिए said to का क्या बदलेगा, told में बदलेगा। said हो गया गलत, said गलत, said to है तो told में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारे वाक्य में sad ही है, तो चलिए कोई बात नहीं, sad है तो कोई बात नहीं। हालांकि 3 में अगर सैड रहता और चौथा में सैड टू रहता, टोल्ड रहता, तो वहाँ पर हम उसको सही क्लियर मतलब उसको राइट क्लिक करते और नेक्स्ट कर देते। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बदलेगा, 5 इंडेफिनिट में एम आ गया गलत। वाज हो सकता है, वाज हो सकता है, वाज हो सकता है। इसके बाद आई एम हंग्री, आई का क्या बदलेगा, आई का हमेशा बदलेगा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर सी है तो सी में बदलेगा, तो तीनों में सी दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद क्या देखेंगे, आई एम हंग्री, सी वाज हंग्री, सी वाज हंग्री, लेट्स स्टार्ट समथिंग। यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है, तो सजेशन के साथ नरेशन में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। तो देखिए शुड किस में प्रयोग हो रहा है, एंड सजेस्टेड अस दैट, suggested us that they should eat something, they should eat something। यहाँ पर क्या दिया है, suggested that let's eat something, ये उसी की तरह उसी उतार दिया है, गलत हो जाएगा। and suggested that we should eat something, let का हमेशा वी में बदलता है, ये याद रखिएगा। let का हमेशा वी में बदलता है, वी में, let का हमेशा वी में बदलता है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, और ये वाला दे वाला गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा हम लोग का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम फ्रेजेस याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और हम अभी तक भी याद कर रहे हैं। मेरा पूरी तरह से कमांड नहीं आया है इस पर, इसके क्वेश्चंस गलत ही हो जाते हैं मेरे एग्जाम में, फिर भी यहाँ देखते हैं। गो थ्रू रफ पैच, to meet with an accident, to be lost, to experience problems, to take a bad road। यहाँ पर बोला है go through a rough patch, मतलब एक ऐसे समय से गुजरना जहाँ जब आप परेशानियों का सामना कर रहे हो। तो to meet with an accident हो सकता है, संभावना है। to be lost कन्फ्यूजन है, इसका मतलब ये नहीं होगा।
टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इसका हो सकता है। तो इन दो ऑप्शंस में एक हो सकता है। जब कभी भी एग्ज़ाम में आपको दो में से किसी एक को चुनना होगा, तब उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करें और जो आपको अधिक संभावना लग रही है सही होने की, वही ऑप्शन क्लिक करिए। यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 इसकी ज़्यादा संभावना लग रही है सही होने की, इसलिए इसको क्लिक करेंगे। अगेन 35 number question. She got all wet even though she was crying an umbrella. यहाँ पर बोला है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. यहाँ पर substitution के लिए बोला है even though को। She got all wet even though she was carrying an umbrella. देखिए वो पूरी तरह से भीग चुकी है, फिर भी वो एक अम्ब्रेला को मतलब खोले रखी है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सी गॉट ऑल वेट इवन इफ सी वाज, वो पूरी तरह से भीग चुकी है। तो यहाँ पर इवन इफ सी वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिया है इवन दो, यद्यपि इवन दो का मतलब होता है यद्यपि सी वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला, ये ही परफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36, select the most appropriate synonym of the given word. Rushed. एंटोनिम सिनोनिम्स बोला है। रस्ट करना, रस्ट मतलब रस मतलब परेशान भी करना होता है, आपस में दो वस्तुओं को लगाना भी होता है। रस करना, तो प्रेज्ड करना, प्रेशर देना हो सकता है। क्रस्ड, पैक्ड करना नहीं होगा, स्लोड करना नहीं होगा। क्रस्ड, रस्ट करना, रस्ट करना मतलब उसको दबाव डालना होता है, तो क्रस्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। अगेन पैराजम्बल है ये क्या? हाँ पैराजम्बल, इसको बाद में करेंगे। डायरेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है। क्या होता है प्रीरोगेटिव? मतलब विशेषाधिकार, किसी चीज़ के प्रति आपका विशेषाधिकार है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है, आप उसमें आपकी महारत हासिल है, मतलब विशेषाधिकार है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रिविलेज। अगेन नरेशन का क्वेश्चन आ गया। मोना सेड टू प्रीति आई एम गोइंग टू कोलकाता नेक्स्ट वीक। देखिए ये जो लास्ट में दिया है ना नेक्स्ट वीक, इन सब वर्ड का एक चार्ट है। जब हम नरेशन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। जब भी ये सब वर्ड दिया रहता है तो सबसे पहले उन्हीं को चेक कीजिए। नेक्स्ट वीक का होता है द फॉलोइंग वीक होता है। नेक्स्ट वीक का क्या होता है? द फॉलोइंग वीक होता है। फॉलोइंग वीक इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें नहीं दिया तो ये रॉन्ग है। देखिए उस एक छोटे से वर्ड की सहायता से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट में क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। वाज है, यहाँ पर एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये रॉन्ग हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए अगेन पैराजम्बल, इसको पैराजम्बल है कि क्या? नहीं, यहाँ पर एरर वाला है। इसको कहते हैं नॉट ओनली डिड ही सेल हिज हाउस बट एज वेल स्क्वेंडर्ड हिज फादर्स मनी। देखिए नॉट ओनली का एक कॉम्बिनेशन होता है बट अल्सो के साथ, लेकिन यहाँ पर बट एज वेल दे दिया है। बट के साथ एज वेल कभी नहीं आता, ये याद रखिएगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ए बी सी डी, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर में है। Appropriate meaning of the given idiom: stand your ground, stand your ground, stay at one place, refuse to change your opinion, be in comfortable situation, support your friends. Stand your ground, इसका मतलब बोला है अपने ही विचार पर अडिग रहना, अपने ही विचार पर, अपनी ही सहमति पर अडिग रखना, अपने ही ओपिनियन से बदलना नहीं। तो रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन, यही ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 42, देखिए पैसिव वॉइस आगे आगे सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्कूल नॉट ओनली फाइंड हिम बट ऑल्सो एक्सपेल्ड हिम फॉर मिसबिहेवियर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब टू, यहाँ पर भी वर्ब टू। तो पैसिव में हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे वाज वेयर वर्ब थ्री। बस यहाँ पर विन आ गया गलत, यहाँ पर वाज आया है, हो सकता है विल आ गया गलत, यहाँ पर इज आ गया गलत। देखिए पहला क्लास हमने जो आपके साथ डिस्कस किया वॉइस का वर्ब को लेकर, जिसमें हम लोग वर्ब के ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड की सहायता से करते हैं, उसी की सहायता से हम वॉइस का किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और उसमें कुछ भी जुड़ा हो। यहाँ पर देखिए कंजक्शन जुड़ा है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, फिर भी हम इसको ध्यान में नहीं दिए और अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगेन नरेशन का सवाल आ गया, मोहन सेड राकेश ऑलवेज मीन्स व्हाट ही सेज। तो चलिए इसका बदलते हैं, सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, गलत हो गया। दैट सभी में आना चाहिए, दैट सभी में है। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो मीन्स का मीन्स ही है दे दिया, तो ये रॉन्ग हो गया, मीन्स ही दे दिया, रॉन्ग हो गया। मीन का सेकेंड फॉर्म होता है मेंट, ये सही है, मीन्स का मीन्स ही दे दिया, ये गलत हो गया। देखिए नरेशन में भी वर्ब का उपयोग होता है और इसकी सहायता से हम लोग नरेशन को भी सॉल्व करते हैं। नरेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 बातों को एक ध्यान में दिया जाता है। एक है सैड वाला, एक है लास्ट में जो छोटा छोटा वर्ड दिया रहता है, जैसे दिस डे, दैट डे बदलता है, एगो का देन में बदलता है, इन सब की सहायता से, और जो टेंसेस बदलते हैं उसकी सहायता से हम लोग नरेशन को सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है नरेशन पर ही लाएंगे, उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा सही हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। 50 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग सारे पैराजम्बल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 19 मिनट ही टाइम बचा है, क्योंकि हम यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इतना देर हो रहा है, नहीं तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है सब्स्टिट्यूशन के लिए, अविका was delighting from the gift you brought for her. Avika was delighting from the gift you brought for her. अविका डिलाइटेड हो गई थी, ऐसा ही कुछ संदर्भ निकल के आ रहा है कि डिलाइटेड हो रही थी। तो अविका वाज डिलाइटिंग, डिलाइट, तो वाज डिलाइटेड, इज डिलाइटेड, अविका इज डिलाइटेड द गिफ्ट यू बॉट फॉर। यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यू बॉट, यहाँ पर वर्ब टू है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का वर्ब टू आना चाहिए। ये पैरेललिज्म का केस है, जब पहले वाले सेंटेंस में वर्ब टू होता है तो सेकेंड वाले में वर्ब टू होता है, ये पैरेललिज्म का केस है, ये टेंस के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, वर्ब टू होगा, और यहाँ पर वर्ब टू तो दिखाई नहीं दे रहा है, वाज दिखाई दे रहा है। हैज डिलाइटेड, ये भी रॉन्ग हो गया, हम लोग को पास्ट में आना चाहिए, ये भी रॉन्ग, और वाज डिलाइटेड, तो वाज डिलाइटेड या वाज डिलाइटिंग होगा, क्या होगा, वाज डिलाइटेड कब होता है, पैसिव में होता है, जब ऑब्जेक्ट किसी कार्य को करता है। यहाँ पर तो अभी का सब्जेक्ट है, ये खुद कार्य कर रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड हो जाएगा, यही हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्शन, चूज द करेक्ट इंटरनेम ऑफ द गिवन वर्ड। फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है, फेंट, फेंट का मतलब तो हम लोग को उतना पता नहीं है हमको, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। फेंट, select the correct active form of the given sentence. 1-to-1 mentorship is provided to the students by our academy. is provided यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके बाद वर्ब थ्री आया है, तो एक्टिव में क्या चेक करेंगे, वर्ब में एस और यस, यहाँ पर हैज आ गया गलत, यहाँ पर
आवर स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग 1-to-1 मेंटरशिप, प्रोवाइडिंग आ गया गलत, प्रोवाइड्स, देखिए भर में एस एस आया, ये हो सकता है, ये प्रोवाइडिंग आ गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, योर सिस्टर विल लुक आफ्टर योर सन इन योर एब्सेंस इजंट इट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। इसमें कैसे किया जाता है, इसमें जो मूल जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है उसी का यूज होता है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल दिया है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर विल ही आएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में बदलते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसको नेगेटिव में बदला गया है, लेकिन यहाँ पर इसके जगह विल आता। तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 48 नंबर देखिए पैराजम्बल है, और 49 नंबर है एक्टिव वॉइस। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉर द गिवन सेंटेंस। द जॉब में बी डन बाय यू, यहाँ पर देखिए मॉडल के बाद बी और वर्ब 3 आया है, तो माइट नहीं होगा, मे बी डूइंग, ये तो गलत हो गया। मे के बाद हम लोग को सिंपली वर्ब 1 आना चाहिए, मे डू, माइट गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, इसके बाद हम लोग सारे पैराजम्बल को एक साथ करेंगे। फादर सेड दे आर लेट फॉर द ट्रेन, तो सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, सेड रहेगा, सेड, टोल्ड नहीं होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सेड जब सिंगल आता है तो सेड ही रहता है, और सेड जब टू के साथ आता है तो उसका टोल्ड हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो दे के साथ आर है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ये सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद देखिए ये क्लोज टेस्ट आया है, पहले हम लोग सारे पैराजम्बल को एक साथ करेंगे, उसके बाद क्लोज टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइजिंग टेम्परेचर्स एंड ड्राउट कंडीशंस हैव कॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। One area particularly affected by drought has been the central Spanish province of Kansas, where water levels in the Valdecanes reservoirs have dropped nearly 30%. Some dramatic changes in landscape brought on by lowering water levels, though, have also led to a number of notable discoveries. As a result, a fascinating site from near prehistory has been recovered here as per results. देखिए पैराजम्बल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो चारों दिया है उसको पढ़ा जाता है, उसके बाद दिमाग में ऐसा लगा कि क्या कहना चाह रहा है और इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एक स्टोरी के रूप में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राइजिंग टेम्परेचर, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला है, एंड ड्राउट कंडीशन, सूखे के बारे में, हैव कॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसा एक सेंटेंस देखा जाता है जो प्रस्तावना का काम करे, तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन देखिए एक प्रस्तावना का काम कर रहा है, मतलब राइजिंग टेम्परेचर एंड ड्राउट कंडीशन के बारे में हम लोगों को बता रहा है कि हैव कॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत ही नुकसान पहुंचा चुकी है ह्यूमन पॉपुलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड नंबर में वन एरिया particularly affected by drought has been the central Spanish province of Kansas, where water levels in the Valencia River have dropped nearly 30%. C number में some dramatic changes in landscape brought on by lowering water levels, though have also led to a number of notable discoveries. As a result, a fascinating site from near prehistory has been recovered here as per details. तो यहाँ पर जो ये पहला ए नंबर ऑप्शन है, ये एक प्रस्तावना का काम कर रहा है, तो हम ये चेक करेंगे कौन सा जो ऑप्शन है जो एक प्रस्तावना का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए सी आना चाहिए या डी आना चाहिए। ए के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ फैसिनेटिंग साइन फ्रॉम नियर पी हिस्ट्री हैज बीन रिकवर्ड हियर एज पर रिट्रीवर्स, या ए के बाद सी आना चाहिए। Some dramatic changes in landscape brought on by lowering water levels, though have also led to a number of notable discoveries.
यहाँ पर देखिए जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि राइजिंग टेम्परेचर है एंड ड्राउट कंडीशन, उसके अलावा सम ड्रामेटिक चेंजेस इन लैंडस्केप ब्रॉट ऑन बाई लोअरिंग वाटर लेवल्स। मतलब दो कंडीशन ये है, मतलब दो जो सब्जेक्ट है, और तीसरा सब्जेक्ट क्या है, लोअरिंग वाटर लेवल्स। दो हैव आल्सो लेड टू अ नोटेबल नंबर ऑफ नोटेबल डिस्कवरीज। मतलब समस्या उत्पन्न हो रही है किससे किससे, राइजिंग टेम्परेचर के कारण और ड्राउट कंडीशन, और तीसरी समस्या है लोअरिंग वाटर। तो ए के बाद सी आएगा, ये तो हम लोग का एकदम फिक्स हो गया है। इसी प्रकार पैराजम्बल को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ए के बाद सी आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद डी। इसके बाद सॉरी इसके बाद चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 4 4 में बोला गया है देयर वर्क इज बोथ recorded and largely unrecognized, even though in some parts of the world they handle as much as 20% of the all waste. B number, among those suffering from the global recessions are millions of workers what are not even included in the official statistics. C number, in the developed countries, they are the preferred ones since they recycle waste much more cheaply and effectively than government or private corporations can. D number, these are the trays pickers, sorters, and traders who extricate paper, cardboard, and plastics from garbage heaps and prepare them for reuse. यहाँ पर इस चारों सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें वेस्ट का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है और उन्हें कैसे रिसाइकल किया जाएगा उसी समस्या के बारे में बोला गया है। तो पहले क्या करेंगे, एक प्रस्तावना वाला सेंटेंस चुनेंगे और एक कंक्लूजन वाला। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर सी, इसमें बोला गया है इन डेवलप्ड कंट्रीज they are the preferred ones since they recycle waste much more cheaply and efficiently than government or private company can. ये एक प्रस्तावना के रूप में यूज हो सकता है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज they are the preferred ones since they recycle waste much more cheaply and efficiently than government or private corporations can. These are the trash pickers, sorters, and traders who extricate paper, cardboard, and plastic from garbage heaps and prepare them for reuse. B number है, among those suffering from the global recession are millions of workers who are not even included in the official statistics. A number दिया है, their work is both unseen and largely unrecognized, even though in some parts of the world they handle as much as 20% of the waste. तो ये थोड़ा सा हार्ड दिखाई दे रहा है, फिर भी इसको करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे they work is both these are the trace pickers, sorters, and traders who extricate paper. ये तो पता चल गया कि सी के बाद डी होगा। देखिए क्योंकि ये यहाँ पर बोला गया है दे रिसाइकल वेस्ट मच मोर चीपली एंड इफिशियंटली देन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉर्पोरेशन कैन। और वो कौन है, वे है ट्रेस पिकर्स, सॉर्टर्स एंड ट्रेडर्स है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सी के बाद डी आता है। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इस प्रकार भी हम लोग पैराजम्बल को सॉल्व कर सकते हैं। पैराजम्बल को सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है हम लोग का, हाँ हुआ है 7।
7 नंबर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इट्स रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन was not fully known. Q number, this has resulted in a better appreciation of the role of fibrous food in human health. R number, later researches has thrown light on many other ingredients that are digested by men and have more fibers. S number, in early days, people only knew that this fiber prevented constipation. तो देखिए यहाँ पर एस वाला जो सेंटेंस है वो एक प्रस्तावना के रूप में दिखाई दे रहा है। इन अर्ली डेज, आजकल, पीपल ओनली न्यू दैट दिस फाइबर प्रिवेंटेड कंस्टिपेशन। उसके बाद इट्स रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन वाज नॉट फुली नोन। इसके बाद आएगा पी नंबर, उसके बाद आएगा लेटर रिसर्च आर, उसके बाद आएगा क्यू। तो क्या सच गया हम लोगों का? एच के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद क्यू, एस के बाद पी, आर, आर के बाद क्यू। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस था वो एक प्रस्तावना के रूप में कार्य किया, और इसका जो प्रस्तावना के बाद दूसरा सेंटेंस कैसे हम लोग पिक कहते हैं कि प्रस्तावना जो है जिसमें सब्जेक्ट है उसका कार्य क्या है, उसका योगदान क्या है, उसकी क्या भूमिका है। तो ये वाला सेंटेंस उसके रोल को बता रहा है, और उसके बाद उसके बारे में क्या कहा गया है। तीसरा नंबर सेंटेंस वही हम लोग ढूंढते हैं। तो लेटर रिसर्च से इसके बारे में कुछ बताया गया है कि many other ingredients that are digested by men and have more fibers। बहुत इंग्रेडिएंट जो डाइजेस्टेड किए जाते हैं उसमें मोर फाइबर्स होते हैं। और चौथा नंबर ऑप्शन जो रिजल्ट रहता है, हमने बताया, दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द रोल ऑफ फाइबर्स फूड इन ह्यूमन हेल्थ। इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप भी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइए एग्ज़ामों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, वी हैव स्पेंट ओवर 4000 आवर्स गाइडिंग ओवर द past 8 years. The Plainsburg National Park in South Africa is one of the best wildlife experiences in terms of the abundance of wildlife be that can be found there. We have witnessed the gore and bloodshed of lion taking down an impala, and yes, we have basically seen it all. यहाँ पे क्या बोला गया है? इन चारों को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कुछ व्यक्ति टूर पे गए हैं और वाइल्ड नेशनल पार्क में, और उन्होंने कुछ अनुभव किया उस नेशनल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले, द फिलियंस नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द अबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट कैन बी फाउंड देयर। तो ये एक प्रस्तावना के रूप में प्रयोग होता है कि एक नेशनल पार्क है जो साउथ अफ्रीका का सबसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है हम लोगों का, इन टर्म्स ऑफ एबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब एबंडेंस में तो बहुत है, वाइल्ड लाइफ क्रिएचर से बहुत है, मतलब भरपूर है, दैट कैन बी फाउंड हियर, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभव के बारे में ये साझा कर रहा है वो सबसे पहले इसी सेंटेंस को बोलेगा कि साउथ अफ्रीका जो वो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस था हमारा जीवन का सबसे ज़्यादा, वहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ क्रिएचर को देखा। उसके बाद वो बताएगा कि हमने यहाँ क्या क्या किया। तो वो बता रहा है कि हमने यहाँ 4000 आवर्स वह स्पेंड किए इन पास्ट 8 ईयर्स। उसके बाद उसने वो बोल रहा है कि वी हैव विटनेस्ड द गोर एंड ब्लड सोड ऑफ लायन टेकिंग डाउन एन इम्पॉल। वो टाइगर के, लायन के बारे में कुछ अपने विचार रखता है। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा एन, यस वी हैव बेसिकली सीन इट ऑल। हाँ, हमने पूरी तरीके से इसे अनुभव किया। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले बी, उसके बाद ए सी डी, बी ए सी डी। ऐसा करने के बाद अगर आपका ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसी में से किसी को पलट लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर बी ए डी सी है, तो ये दोनों अल्टरनेट हो सकते हैं। सबसे पहले वो बता सकता है यस वी हैव बेसिकली सीन इट ऑल, एंड उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है वी हैव विटनेस्ड द गोर एंड ब्लड शॉट ऑफ लायन टेकिंग डाउन एन इम्पॉल।
लेकिन बी और ए में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद 29, उसके बाद 37, उसके बाद 45 शेष हो जाएगा। The complex had a huge tree growing right in the center of the compound. One day, a builder decided to chop it off and build a swimming pool in its place. The residents hung swing on it, fed the birds and squirrels that resided in it. Several families lived in a post residential complex. यहाँ पर एक कम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ये एक स्टोरी की तरह है, इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, तो यहाँ पर डी नंबर देखिए, सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन अ पोस्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रस्तावना है। तो डी नंबर देखिए कौन कौन सा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इसमें है, इसमें है। उसके बाद ए आएगा, द कम्प्लेक्स हैड अ ह्यूज ट्री, उस कम्प्लेक्स में एक बड़ा सा वृक्ष है। उसके बाद सी आएगा कि बी आएगा, देखिए सबसे पहले द रेसिडेंस हंग स्विंग्स ऑन इट, फेड द बर्ड्स एंड स्क्वेल दैट रिसाइड इन इट। द रेसिडेंस hung swings on it, fed the birds and squirrels that resided in it. यहाँ पर बी और सी में से कोई भी हो सकता है। वन डे बिल्डर डिसाइडेड टू चॉप इट ऑफ एंड build a swimming pool in its place. The residents hung मतलब होता है लटकाना, swings on it, fed the birds, पक्षियों को खाना खिलाते, and squirrels that reside in it. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हम लोग का डी होगा, उसके बाद ए, और उस वृक्ष के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इस पे जो कॉम्प्लेक्स के सोसाइटी के पीपल होते थे वहाँ स्विंग्स रस्सियाँ बांधते थे और पक्षियों को खाना खिलाते थे एंड गिलहरियों को भी खाना खिलाते थे। तो ये हो जाएगा उसकी विशेषता वृक्ष की, सी नंबर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आएगा कि एक दिन वहाँ के मालिक ने इसे काटने की सोची और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाने की सोची। तो क्या हो गया, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर ए सही। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29, इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए इसमें पहला सेंटेंस और जो छठा सेंटेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है अपने स्थान पर, उसके बाद वाले सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है। पहला सेंटेंस क्या दिया है, गोइंग टू द सन रोड इज वन ऑफ द ग्लेशियर नेशनल पार्क बिगेस्ट अट्रैक्शंस एंड इज रेप्यूटेडली वन ऑफ द मोस्ट सैनिक ड्राइव्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर एक ऐसे ही रोड की विशेषता बताई जा रही है, सन रोड, जो ग्लेशियर नेशनल पार्क का बिगेस्ट अट्रैक्शंस है एंड इज रेप्यूटेडली वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स इन द वर्ल्ड। मतलब वहाँ का जो ड्राइव है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। यहाँ से जब भी हम वीडियो बनाते हैं यहाँ से ट्रेन गुजरने लगती है। कोई नहीं, थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करके पढ़ ही सकते हैं, इसको जाने दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे कुछ। और यहाँ की एक साथ दो दो ट्रेन जा रही है। मेरा घर रेलवे ट्रैक के पास है और इस कारण से यहाँ से ट्रेन जाती रहती है। इस कारण से आपने हमारे हर वीडियो में ट्रेन की आवाज़ जरूर सुनी होगी। चलिए ट्रेन चला गया और हमारा टाइम 5 मिनट पहले ही शेष हो चुका है, क्योंकि ये जो टाइम बचा है वो हिंदी के लिए बचा है। क्योंकि हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी को हम लोग 30 से 40 मिनट में ही कर सकते हैं। इंग्लिश को इतना मजबूत बना लीजिए कि उसे टाइम पर ही कर ले, उसे ज़्यादा टाइम ना ले, 1 घंटे से। अगर जीएसटी ने ये प्रावधान ला दिया कि 1 घंटे के बाद इंग्लिश, मतलब जैसे इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हुआ और 1 घंटे के बाद वो पेपर ऑलरेडी बंद हो जाएगा, उसके बाद हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको परेशानी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया था,
एक रोड के ड्राइव की सीनिक विशेषता बताई जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर प्रस्तावना वाला सेंटेंस पहले ही दे चुका है, पहले हम लोग प्रस्तावना खोजते थे और कंक्लूजन भी दे चुका है। अब उसके बारे में जो अलग थलग सेंटेंस है उसको हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस along the way to pull over and appreciate the view. Its 50-mile length is fully paved but with twisting turns and two narrow lanes, requires careful driving. Giddy bears, bighorn sheep and mountain goats can also be spotted from the road. It takes around 2 hours to drive the full route without stopping. देखिए इसमें क्या होगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस अलोंग द वे टू पुल ओवर एंड अप्रिशिएट द व्यू। सबसे पहले यहाँ पर रोड की विशेषता बताई गई है नेशनल पार्क जाते दौरान। उसके बाद संग संग क्या बोला गया है कि रोड के अलावा बहुत से ऐसे चीज़ है जिसकी विशेषता को हम लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ए हो जाएगा। इट्स 50 माइल लेंथ इज फुली पेव्ड बट विथ ट्विस्टिंग टर्न्स। इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। सेंटेंस नंबर सी, गिजी बियर्स, वैगन शिप एंड माउंटेन गोट्स कैन ऑल्सो बी स्पॉटेड फ्रॉम द रोड। सबसे पहली विशेषता रोड की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की जिसमें से शिप वे माउंटेन गोट्स। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बताया जाता है रोड की विशेषता। रोड की विशेषता में क्या है, इट्स 50 माइल लेंथ इज फुली पेव्ड बट विद ट्विस्टिंग टर्न्स एंड टू नैरो लेन्स, रिक्वायर्स केयरफुल ड्राइविंग। क्या केयरफुल ड्राइविंग की ज़रूरत होती है। और क्या बताया गया है कि इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स टू ड्राइव द फुल रूट विदाउट स्टॉपिंग। यहाँ पर 2 घंटे लगते हैं विदाउट स्टॉपिंग, मतलब गाड़ी चलती रहनी चाहिए। अगर गाड़ी चलती रहेगी तभी 2 घंटे लगेंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा लग सकता है। तो हम लोग कौन सा हो गया, ए सी बी डी। देखिए अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए सी बी डी। यहाँ पर है ए सी बी डी, तो इसको क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45। 45 में एंटोनिम वाला है। एंटोनिम और सिनोनिम्स बहुत ही हार्ड सेक्शन होता है। बच्चे जितने भी मतलब जब जब याद करते हैं फिर भी उनका नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, चलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन आपके सामने किया और इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन फिर करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से। चलिए इसका टेस्ट देख लें क्या। अगर टेस्ट देख लेंगे तो टेस्ट पॉज नहीं होगा। कोई नहीं, हम लोग डायरेक्ट 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा कि 50 क्वेश्चन हमने कर रखा है और 51 नंबर क्वेश्चन से करना है। 50 क्वेश्चन में हमने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने अनअटैम्प्ट, 1 2 3 4 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट किए हैं। 46 क्वेश्चन किए हैं। देखते हैं इसमें से कितने मार्क्स हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग टेस्ट को सबमिट करेंगे। सबमिट टेस्ट। 150 200 क्वेश्चन में से 154 100 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन हिंदी, जिसमें से 100 इंग्लिश क्वेश्चन में से हमने 50 अटैम्प्ट किए और 4 क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। चलिए, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? यस। देखिए 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें से मेरा मार्क्स आया 32 और इसमें से 11 क्वेश्चन हम लोग का गलत हो गया है। इसी प्रकार की एक्यूरेसी हम लोग की बढ़ेगी आस्ते आस्ते। अभी तो हम लोग ने स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन करना। सॉल्यूशन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पैराजम्बल है। उसके बाद इसके बाद 13 ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जो जो जिस जिस सेक्शन में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसी सेक्शन को मजबूत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सब्स्टिट्यूशन। 16
नरेशन गलत हो गया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसको बाद में देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। 18 सेगमेंट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एयर वाला पार्ट फिर से गलत हो गया। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा? हेलिस्टेन की जगह कुछ दूसरा चीज होगा। क्वेश्चन नंबर 27 फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए मेरे 2 फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो चुका है। 30 अगेन एरर वाला पार्ट गलत हुआ है। 31 सिनोनिम गलत हुआ है। कॉर्डियल मतलब मित्रवत होता है। कॉर्डियल, ग्रेसियस, सामाजिक। हाँ, जो व्यक्ति मित्रवत होगा सामाजिक ही हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये इसका सॉल्यूशन शायद दूसरा होगा। क्या होगा? ए सी बी डी, सॉरी बी डी ए सी। पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी। यह तो पूरी तरह से गलत हो गया। 2 पैराजम्बल भी गलत हो गया। 43 नरेशन, नरेशन गलत हो गया 2। एरर गलत हो गया 3। देखिए 50 क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो गए, 3 2 नरेशन गलत हो गए, 2 पैराजम्बल गलत हो गए, 2-3 सिनोनिम्स इंटरनल गलत हो गए। इस प्रकार 10 से 11 क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत, मतलब 20% 80% एक्यूरेसी है। इसी प्रकार 100 क्वेश्चन में अगर हम लोग का 10 क्वेश्चन गलत होगा तो 90, तो 90 मार्क्स, 100 मार्क्स लाना, यही लक्ष्य रहना चाहिए। और इसमें क्या क्या सुधारने की आवश्यकता है? फिल इन द ब्लैंक्स, नरेशन को अच्छे से पढ़ो, और पैराजम्बल और सिनोनिम इंटरनल तो गलत होना ही है। कितना भी वर्ड पढ़ लीजिए आप लोग, उसमें गलत होना ही है। देखिए हमने 5 से 6 पैराजम्बल किए, जिसमें से 2 गलत हुआ। पैराजम्बल एक ऐसा सेक्शन है जो आप टेस्ट देकर ही सुधार सकते हैं। पैराजम्बल हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, जितना से जितना अधिक से अधिक टेस्ट दीजिएगा उतना आप लोगों को सुधार होगा। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेगले टेस्ट सीरीज़ में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।